जरा सोचिए, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या हम इंसान ही इस ग्रह पर सोचने वाले अकेले जीव हैं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के और शायद थोड़ा चौंकाने वाले आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। तो सवाल ये है, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या हो अगर हमारे महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार ना हो? क्या हो अगर वो खुद एक सोचने समझने वाली जिंदा चीज हो? और यहीं से ये आइडिया और भी दिलचस्प हो जाता है। ये थ्योरी कहती है कि महासागर को सिर्फ एक इकोसिस्टम की तरह मत देखिए, बल्कि उसे एक विशाल, पूरे प्लैनेट पर फैले हुए एक दिमाग की तरह देखिए। है ना चौंकाने वाली बात? अब इस सोच का आधार क्या है? इसका पैमाना, इसका साइज। हमारी धरती का 70% से भी ज्यादा हिस्सा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, ये उस दिमाग का आकार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जीवन का वो सोर्स है जिसकी नसें मानो पूरे ग्रह में फैली हुई हैं और सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। तो ये प्लैनेटरी माइंड या ग्रहीय मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट असल में है क्या? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि समुद्र की जो धाराएं हैं वो दिमाग की नसें हैं, यानी न्यूरल पाथवेज, और वेल, छोटे छोटे प्लैंकटन, कोरल रीफ, ये सब उसके न्यूरॉन्स हैं। और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा जिंदा नेटवर्क बनाते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ऐसा दिमाग सच में काम कर सकता है? तो चलिए, क्या होगा अगर वाले सवाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसके इंटेलिजेंस को समझने के लिए सोचिए, वेल और कोरल रीफ जैसे जीव वो इसके अलग अलग न्यूरॉन्स की तरह काम कर रहे हैं, और जो समंदर की लहरें हैं वो सिर्फ पानी नहीं बहा रही हैं, वो असल में यादें और जानकारी सहेजकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। और ये पूरा सिस्टम जब एक साथ काम करता है तो ग्लोबल क्लाइमेट जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की ताकत रखता है। मतलब ये एक जीता जागता ग्लोबल नेटवर्क है। धाराएं वो हैं इंफॉर्मेशन हाईवे, और कोरल रीफ जैसे इकोसिस्टम वो है प्रोसेसिंग सेंटर, जहां ये सारी जानकारी प्रोसेस होती है। एक तरह से यहीं पर ये महासागर सोचता है। ठीक है, तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब सच है, कि महासागर वाकई में इंटेलिजेंट है। तो फिर इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? इंसानों का इसके साथ जो रिश्ता है वो कैसे और कितना बदल जाएगा? सबसे पहले हमारे एक बहुत बड़े एक्शन को लेते हैं, पोल्यूशन। अगर समंदर कोई बेजान चीज नहीं बल्कि एक जिंदा सोचने वाली हस्ती है, तो उसमें फेंका गया प्लास्टिक का हर एक टुकड़ा सिर्फ कचरा नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि हमारे कामों का जो नैतिक बोझ है वो अचानक कई गुना बढ़ जाएगा। जिसे हम आज तक एनवायरमेंटल डैमेज या पर्यावरण को नुकसान कहते हैं, वो असल में एक सोचने समझने वाले जीव के खिलाफ हिंसा का काम बन जाएगा। और फिर हमारा मकसद महासागर से चीजें निकालना नहीं, बल्कि उससे बातचीत करना और सीखना हो जाएगा। हम शायद सेंसर्स और साउंड वेव्स के जरिए उससे बात करने की कोशिश करेंगे, और बदले में कौन जाने हमें विकास और संतुलन के वो गहरे राज सुनने को मिल जाएं जो अरबों सालों से इन गहराइयों में छिपे हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ हमारी पर्सनल नैतिकता पर ही नहीं रुकेगा। ये हमारी पूरी ग्लोबल सिविलाइजेशन को, हमारी पूरी सभ्यता को खुद को फिर से देखने पर मजबूर कर देगा। हमारी सोसाइटी का कोई भी हिस्सा, हमारे कानून, हमारे विश्वास, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, सब कुछ बदल जाएगा। जरा सोचिए, देशों को शायद महासागर के साथ ट्रीटीज या संधियां साइन करनी पड़ें, और तेल निकालने या मछली पकड़ने जैसी इंडस्ट्रीज हो सकता है हमेशा के लिए बंद हो जाएं। और ये सब हमें कुछ बहुत ही गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इंसान होने का मतलब क्या है, और इस दुनिया में हमारी जगह क्या है? पहला सवाल तो यही है कि सेल्फ या चेतना का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हम इंसानों या जानवरों तक ही सीमित है, या फिर एक पूरे प्लैनेट जितना बड़ा सिस्टम भी खुद में एक व्यक्ति हो सकता है? और फिर ये सवाल, ये हमारे पूरे इतिहास पर एक नैतिक सवाल या निशान लगाता है। अगर जीवन की शुरुआत सच में महासागर से हुई, अगर वो एक तरह से हमारा रचयिता है, तो क्या हम उन बच्चों की तरह हैं जो अनजाने में अपने ही माता पिता को खत्म कर रहे हैं? और आखिर में सवाल हम पर, इंसानियत पर आता है।
क्या हम इतनी बड़ी इंटेलिजेंस के सामने अपनी सुपीरियॉरिटी का घमंड छोड़कर उसकी बुद्धिमानी को मान पाएंगे या फिर हम उसका विरोध करेंगे? तो आखिर में ये पूरा विचार प्रयोग हमें हमारी असली जगह की याद दिलाता है। शायद हम इस धरती के मालिक नहीं, बल्कि उसके बच्चे हैं, जो लहरों के नीचे मौजूद एक बहुत पुराने विशाल दिमाग की दया पर जी रहे हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम हमेशा इंटेलिजेंस को स्पेस में, एलियंस में या फिर एआई और मशीनों में ढूंढते रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इस धरती की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस हमेशा से हमारे सामने ही थी, लेकिन वो एक ऐसी भाषा में बात कर रही थी जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए?